अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लॉ कैट का फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो सबसे जो पहला इसका लेक्चर होगा आपका एक क्रिमिनल प्रोसीजर का होगा और फर्स्ट लेक्चर है उसका। सबसे पहले बिफोर वी मूव ऑन क्रिमिनल प्रोसीजर में होता क्या है, वो क्या है क्या नहीं, हम पढ़ेंगे इसका बैकग्राउंड। सबसे पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसका पूरा नाम है सीआरपीसी का, और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इज द सेम थिंग। अगर एमसीक्यू में पूछे सो दोनों एक ही बात है। आपको मैं बैकग्राउंड बताती चलूं। 1857 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई तो उसमें मुस्लिम्स लॉस्ट ऑल द कंट्रोल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट से सारा कंट्रोल उनका खत्म हो गया और ऑफिशियली जो गवर्नमेंट थी वेंट टू ब्रिटिश क्राउन। सो ब्रिटिश क्राउन में जब गई तो 1861 में एन एक्ट वाज पास्ड विच वाज कॉल्ड क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट। उसके बाद ये जो एक्ट था ये पास तो हो गया, इसमें सारा क्रिमिनल प्रोसीजर्स मेथड्स वगैरह जो क्रिमिनल प्रोसीजर के होते हैं वो थे, लेकिन इसमें थोड़ी सी एम्बिग्विटीज थी और इट वाज नॉट कंप्लीट, इट वाज इनकम्प्लीट। सो उसके बाद यही एक्ट जो है 1882 में एक और एक्ट वो लेकर आया और वो उसका नाम था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सो वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को फर्दर 1882 में और अमेंड किया गया और उसको जो है वो फर्दर उसकी अमेंडमेंट हो गई 1882 में। उसके बाद 22 मार्च 1898, सो दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉ कैट स्टूडेंट्स। 22 मार्च 1898 सीआरपीसी वाज पास्ड। सीआरपीसी पास कब हुई थी? 1898, 22 मार्च 1898 में। और ये इन्फोर्स कब हुई थी? दो डिफरेंट डेट्स है। इन्फोर्समेंट इसकी हुई थी 1 जुलाई 1898 में। इन्फोर्समेंट की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है, ये डेट आप याद रख लें, 1 जुलाई 1898। प्रोस्पेक्टिव लॉ, सीआरपीसी इज अ प्रोस्पेक्टिव लॉ। दो तरह के लॉज होते हैं, एक तो लॉ होता है रेट्रोस्पेक्टिव और दूसरा होता है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब है? प्रोस्पेक्टिव का वो मतलब है कि जो लॉ जब पास हुआ है तो वो एक प्रीवियस डेट पे पास हुआ था, जैसे कि इट वाज पास्ड ऑन 22 मार्च 1898। हाउएवर इसकी जो इन्फोर्सेबिलिटी है और जो स्टार्ट होगा वो लेटर डेट में होगा, 1 जुलाई 1898 से। ये बैक डेटेड कोई भी जो ऑफेंस होगा वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के मुताबिक नहीं चलेगा, ये हमेशा बाद में फ्यूचर की एप्लीकेबिलिटी होगी। सो एप्लीकेबिलिटी ऑलवेज स्टार्ट्स इन द फ्यूचर डेट। अब कोई भी लॉज जब ये 1 जुलाई 1898 में इन्फोर्स हुआ तो एनी लॉज विच वर प्रायर टू दिस, जो भी रेफरेंसेस थे, जो भी लॉज थे, जो कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1882 में पास हुआ, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1861 में पास हुआ, ये सारा कुछ जो है वो अब एप्लीकेबल नहीं रहेगा। 1 जुलाई 1898 के बाद सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हमारा एप्लीकेबल रहेगा 1898 का। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी मैं आगे बताती चलूं आपको कि इट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्यों ब्रिटिश इंडिया? बिकॉज ये 1898 में पास हुआ था, सो ये पार्टीशन से पहले की बात है, तो उस वक्त हमारा सब कॉन्टिनेंट ब्रिटिश इंडिया के रूल में था। सो 1898 में ये पास होल ऑफ ब्रिटिश इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है। अब करंटली क्या हुआ कि करंटली ओनली इन पाकिस्तान एंड इट्स रिलेटेड एसोसिएटेड टेरिटरीज। सीआरपीसी अब कहाँ पे एप्लीकेबल है? पार्टीशन हो गई, सारा कुछ हो गया, अब इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में एंड इट्स रिलेटेड एसोसिएटेड टेरिटरीज पे है। बिकॉज इंडिया ने जो अपना कानून है वो 1898 का फर्दर 1973 में चेंज कर दिया, उसको नया अमेंडमेंट की। अच्छा, अब सीआरपीसी मैं आपको बताती चलूं, सीआरपीसी एक प्रोसीजर लॉ है। ये दो तरह के लॉज होते हैं, एक होता है आपका सब्सटेंसिव लॉ, एक प्रोसीजरल हो गया और एक सब्सटेंसिव हो गया। प्रोसीजरल और सब्सटेंसिव के बीच में क्या फर्क है? अब सब्सटेंसिव लॉ कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले मैं आपको सब्सटेंसिव लॉ के ऊपर बताती चलूं। अब दो तरह के लॉज होते हैं, एक होता है सब्सटेंसिव लॉ और एक होता है प्रोसीजर लॉ। अब आप कहेंगे क्या है प्रोसीजर? जब आप वर्ड सुनते हैं तो एक कॉमन सेंस की बात है कि प्रोसीजर लॉ मीन्स कि प्रोसीजर के ऊपर चलने वाला लॉ, कानून। अच्छा, अब क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ है। प्रोसीजर लॉ क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ।
देखें, दो काइंड ऑफ लॉ है, सब्सटेंसिव और प्रोसीजर। सब्सटेंसिव लॉ वो होता है जो कि राइट्स देता है या लेता है, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान पिनल कोड हो गया, जिसमें दे हैव गिवन राइट्स विद दे आर ग्रांटिंग राइट्स और टेकिंग राइट्स। उसमें सजाएं हैं, उसकी पनिशमेंट्स हैं और ये सारी चीजें हैं। तो ये अगर सजा आप करते हो तो उसमें क्या क्या आपकी पनिशमेंट होती है, तो वो सब्सटेंसिव लॉ हो जाता है। सब्सटेंसिव लॉ में और कौन कौन से आ जाते हैं, पाकिस्तान पिनल कोड आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल एंटी टेररिस्ट एक्ट आ जाता है, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स एक्ट आ जाता है, हुदूद ऑर्डिनेंस आ जाता है और इस तरह के बहुत सारे लॉज हैं। हाउएवर क्रिमिनल प्रोसीजर जो है उसमें प्रोसीजर बताया गया है क्रिमिनल का, कि अगर कोई सजा ऑफेंस होता है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, किस प्रोसीजर के तहत आप चलेंगे, वो आपका प्रोसीजर लॉ है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि बिफोर वी एक्चुअली मूव ऑन टू द सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ द स्टडी, मैं आपको बताती चलूं कि जो है पर्टिकुलर लॉज होते हैं, ठीक है, स्पेशल लॉज होते हैं जो एक पर्टिकुलर जो है टाइप ऑफ लॉज होते हैं। फॉर एग्जांपल जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट है, ठीक है, ये आपका स्पेशल लॉ है। स्पेशल लॉ हमेशा जनरल लॉ को सुपरसीड करता है। अब जनरल लॉ इस सिनेरियो में क्या है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट होगा, क्रिमिनल प्रोसीजर होगा, क्रिमिनल प्रोसीजर बिकॉज इट इज एप्लीकेबल टू एवरीवन हु इज लिविंग इन पाकिस्तान, ऑल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, और इसमें वो तमाम टू ऑल द एरियाज। सो सारी क्रिमिनल की जो चीजें हैं ये सारे सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एप्लीकेबल है। हाउएवर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जो है वो स्पेशल लॉ इसलिए बिकॉज इट इज ओनली एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर काइंड और पर्टिकुलर टाइप ऑफ पीपल जो कि जुवेनाइल्स हैं, जो कि किड्स हैं, चिल्ड्रन हैं। सो स्पेशल लॉ हमेशा सुपरसीड करेगा जनरल लॉ में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है दोनों के प्रोविजंस में। सो फॉर एग्जांपल डेफिमेशन ऑर्डिनेंस है या फिर क्रिमिनल कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट है, ये हमेशा सुपरसीड करेगा आपका क्रिमिनल लॉ के ऊपर अगर कोई प्रोविजंस या कोई प्रोसीजर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हो। अब जैसे जुवेनाइल जैसे सिस्टम में मैं एग्जांपल देती चलो, एज, अगर एज एक 18 दी हुई है और इसमें कुछ और क्रिमिनल प्रोसीजर में एज दी है तो हमेशा जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम की एज जो होगी वो प्रिवेल करेगी। सो ऑल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट्स, मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स, हाई कोर्ट, व्हेन दे विल ऑल हियर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, दे हियर इन अकॉर्डेंस विद द क्रिमिनल प्रोसीजर। सो ये आपका एक क्रिमिनल प्रोसीजर होगा। अब जो भी रेफरेंसेस सेक्शन 3 ये कहता है कि जो भी रेफरेंसेस सेक्शन 3 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट कोड हमारा के जो भी रेफरेंसेस 1882 एंड 1861 में दिए हुए थे वो डिसॉल्व हो गए हैं। अब सीआरपीसी जो है वो इन्वोक होगा। अब डेफिनेशन क्लॉज पे हम आगे चलते हैं और हम ईच डेफिनेशन वी विल डिस्कस एंड हम आगे डेफिनेशंस के ऊपर। सो डेफिनेशंस का क्लॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और इसमें मोस्टली सेक्शन वाइज आपसे पूछा जाएगा कि ये जो सेक्शन 4 है वो पूरी डेफिनेशंस को कवर करता है और ये किसके अंडर आती हैं। सो क्या डेफिनेशंस कहती हैं, एमसीक्यूज में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गो वन बाय वन। सबसे पहले एडवोकेट जनरल की डेफिनेशन है। हु इज एडवोकेट जनरल? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो कि एडवोकेट जनरल एक सरकारी लॉयर होता है। सो जो आपका सबसे जो बिगेस्ट लॉयर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, वो आपका अटॉर्नी जनरल होता है और जो प्रोविंशियल सबसे बड़ा होता है वो आपका एडवोकेट जनरल होता है जो गवर्नमेंट के सारे मैटर्स को सुनता है। जो आपके प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सारे मैटर्स को सुनता है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉय होता है एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सो एडवोकेट जनरल आपका हो गया सरकारी वकील जो कि आपके प्रोविंशियल मैटर्स का सबसे हाईएस्ट वकील होता है और वो सारे मैटर्स सुनता है। उसके बाद बेलेबल ऑफेंस डेफिनेशन आ गई। बेलेबल ऑफेंस जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर में सेक्शन 496 के अंडर कवर होता है। और बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं? बेलेबल ऑफेंस ये होते हैं जो कि नॉन सीरियस इन नेचर हो। सो सारे वो ऑफेंसेस जो कि नॉन सीरियस इन नेचर है वो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं। अच्छा, बेल को जब जो ऑफेंस बेलेबल होता है उसमें क्या होता है कि बेल इज क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। सो एज अ मैटर ऑफ राइट आपको बेल मिलेगी। अब जब अगर आप बेल की एप्लीकेशन करेंगे, दरखास्त करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि कोर्ट उसको रिफ्यूज करेगा, बल्कि कोर्ट ने आपको बेलेबल ऑफेंस में बेल जरूर देनी है। सो यू ऑलवेज गेट बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस। नाउ इसके अंदर जो है, हाँ, अगर कोर्ट आपका रिफ्यूज करेगा तो कोर्ट को एक्चुअली रीजंस देने होंगे कि जो है क्यों कोर्ट ने रिफ्यूज की। एग्जांपल है कि कोई पब्लिक पीस को डिस्टर्बेंस करने के लिए या ब्रीच की वजह से जो है बेलेबल ऑफेंस में उन्होंने बेल रिफ्यूज की, या फिर वो डेंजर है कि ये
बंदा ऑफेंडर जो है ही विल रन अवे या फिर डेंजर टू हिज लाइफ है। सो उस सिनेरियोज में, 3 सिनेरियोज में बेलेबल ऑफेंस जो है वो कोर्ट रिजेक्ट कर सकता है बेल, क्योंकि बेलेबल ऑफेंसेस आर कंसिडर्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। नंबर 1 रीजन है जिसमें बेलेबल ऑफेंस में बेल रिजेक्ट होगी, वो आपका है पब्लिक पीस ब्रीच होगी। नंबर 2 ही विल रन अवे, देयर इज अ डेंजर, द ऑफेंडर विल रन अवे। एंड नंबर 3 के डेंजर टू हिज लाइफ। सो ये हो गया आपका बेलेबल ऑफेंस। अब चार्ज क्या होता है? चार्ज आपने देखा होगा कि जो भी आप ऑफेंस करते हो वो आपके चार्ज शीट में लिखा जाता है और फिर आपको बताया जाता है। तो ये फर्द जुर्म आयद करना, इसको कहते हैं चार्ज। किसी भी शख्स पे इल्जाम जब लगता है तो वो चार्ज होता है। तो जो फाइनल एक्विजिशन दैट हैज टू बी प्रूव्ड बाय द प्रोसिक्यूटर, जो फाइनल एक्विजिशन होती है वो आपका चार्ज होता है। अच्छा, इसमें आप देखेंगे कि लीगली एम्बिग्विटी है, बिकॉज इट इज ओपन टू 1 और मोर डेफिनेशंस, इंटरप्रिटेशन ज्यादा है इसकी। और चार्ज आपने देखा होगा चार्ज शीट में 1 से ज्यादा चार्ज भी लगते हैं। सो ये जो इसकी मीनिंग है वो काफी डाइवर्स है, लेकिन टू कट इट शॉर्ट मैं आपको इन अ नटशेल बताऊं कि चार्ज का मतलब है कि इल्जाम। सो फाइनल एक्विजिशन दैट हैज टू बी प्रूव्ड बाय द प्रोसिक्यूटर इज चार्ज। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस एज यू ऑल नो, ये वर्ड आपने याद रखना है। कॉग्निजेबल और बेलेबल हमेशा आपको पूरे क्रिमिनल में काम आएगा, बार बार रिपीट होगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस इज एन ऑफेंस विच इज सीरियस इन नेचर, जो सीरियस इन नेचर होता है और जिसमें पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। सीरियस इन नेचर और पुलिस उसमें विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि वो सीरियस इन नेचर था, इसलिए पुलिस के पास इख्तियार है कि वो विदाउट वारंट उसको अरेस्ट कर सकती है। सो उनमें कौन कौन से ऑफेंसेस आ जाते हैं? फॉर एग्जांपल मर्डर, डकैती, रेप, जिना। सो इस तरह के बहुत सारे क्रिमिनल प्रोसीजर में हैं जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, सीरियस इन नेचर। अब आ जाता है नेक्स्ट डेफिनेशन, कंप्लेंट। अब कंप्लेंट आप वर्ड जब सुनेंगे तो आप कहेंगे कि मैंने दरखास्त दी, मैंने फॉर एग्जांपल के इलेक्ट्रिक को, वापडा को, किसी भी ऑफिस में कोई कंप्लेंट पहुंचाई, वो भी कंप्लेंट होती है। लेकिन सीआरपीसी में वो कंप्लेंट नहीं होती। सीआरपीसी में वो कंप्लेंट सिर्फ कंप्लेंट होती है जो कि आप कोई ऑफेंस के अगेंस्ट मजिस्ट्रेट को कंप्लेन करें। सो मजिस्ट्रेट को व्हेन यू इन्फॉर्म द मीन्स समवन, सो एनीवन जो कि विक्टिम भी हो सकता है और नॉन विक्टिम भी हो सकता है, हु इन्फॉर्म्स द मजिस्ट्रेट अबाउट द ऑफेंस, जो उसका अपना ऑफेंस हो या ऑफेंस उसने जो देखा हुआ हो। और कंप्लेंट कैन बी क्या, कॉग्निजेबल इन नेचर और नॉन कॉग्निजेबल इन नेचर। अब आप इस कहेंगे क्या मतलब? देखें, अब ये हम बाद में पढ़ेंगे जब आप एफआईआर दर्ज कर, कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है और वो कॉग्निजेबल इन नेचर होता है, सीरियस इन नेचर होता है, तो पुलिस हमेशा उसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करती है। सो सीरियस ऑफेंस में एफआईआर दर्ज करती है, लेकिन नॉन सीरियस ऑफेंस में एफआईआर दर्ज नहीं होती। नॉन सीरियस ऑफेंस जो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं उसमें आप जाके कंप्लेंट लॉन्च करते हैं मैजिस्ट्रेट पे, लेकिन कंप्लेंट आपकी सीरियस भी हो सकती है और नॉन सीरियस भी हो सकती है। इसका मतलब कंप्लेंट पे आप मैजिस्ट्रेट को कोई सीरियस ऑफेंस के अगेंस्ट भी कंप्लेंट दे सकते हैं, नॉन सीरियस ऑफेंस के अगेंस्ट भी कंप्लेंट दे सकते हैं। वाई? बिकॉज देखिए, जब अगर फॉर एग्जाम्पल कोई इस तरह का ऑफेंस जो पुलिस के अगेंस्ट है और आप उस पर कंप्लेन करना चाह रहे हैं, एफआईआर दर्ज करना चाह रहे हैं, वो सीरियस इन नेचर है, पुलिस कभी भी एफआईआर दर्ज नहीं करेगी, तो क्या होगा कि आप उसकी उस सीरियस ऑफेंस की कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट को करेंगे। या फिर आप जो है सेटिस्फाइड नहीं है अपनी एफआईआर से, तो आप जाके पुलिस को नॉन कॉग्निजेबल या कॉग्निजेबल ऑफेंस में कंप्लेन करेंगे। सो मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन जब जाती है तो वो कंप्लेन होती है अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी। अच्छा, उसके बाद हाईकोर्ट आ जाता है। हाईकोर्ट इज सिंपल, हाईकोर्ट इज द सीनियर जो आपका मोस्ट जो अदालत उज़्मा कहते हैं उर्दू में, जो कि सीनियर जो सुपीरियर कोर्ट होता है, उससे भी सुपीरियर जो होता है वो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है। अदालत आलिया आप उसका नाम है, सॉरी अदालत उज़्मा आपका ये है, आलिया हाई कोर्ट है और अदालत उज़्मा आपका सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद इंक्वायरी टर्म आ जाता है। इंक्वायरी क्या होती है? इंक्वायरी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी, ये 2 चीजें आपने याद रखनी है। इंक्वायरी का ऑब्जेक्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रूथ, और इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्ट है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। अच्छा, इंक्वायरी जो है हमेशा 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 इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट कंडक्ट करता है। इंक्वायरी कभी पुलिस कंडक्ट नहीं करती। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में यही फर्क है कि इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय द मैजिस्ट्रेट और इसका पर्पस होता है डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रूथ, एंड ऑल प्रोसीडिंग्स अदर देन द ट्रायल विच स्टार्ट्स आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज
आर कॉल्ड इंक्वायरी। सो सारी वो प्रोसीडिंग्स जो कि एक फ्रेमिंग ऑफ अदर देन ट्रायल होती हैं और आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद स्टार्ट होती हैं, वो आपकी होती है इंक्वायरी। हाउएवर इन्वेस्टिगेशन वो होती है जो कि पुलिस कंडक्ट करता है। जब आपने ऑफेंस की इतला दी, एफआईआर दर्ज हुई, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा। उसका पर्पस होता है, मैजिस्ट्रेट नहीं करता, पुलिस करता है। उसका पर्पस ये होता है डिटर्मिनेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इंक्वायरी का पर्पस होता है डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रूथ और इसका होता है इन्वेस्टिगेशन का कलेक्शन ऑफ एविडेंस। अब हम आगे चलते हैं।